हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी शशिका अग्रवाल एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा CA/CET का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैम, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक चालू किया था विच वाज रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्रोमिसर या प्रोमिसी में से कोई अपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर देता है यानी अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करता है, तो जो बेचारी पार्टी है यानी जिसके साथ गलत हुआ, जो अग्रीव्ड पार्टी है, उसको क्या क्या रेमेडीज मिलती हैं, उसके पास क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहते हैं, वो क्या क्या एक्शन ले सकता है डिफॉल्टिंग पार्टी के अगेंस्ट। तो लास्ट क्लास में मैम हमने पढ़ा था 5 तरह की बेसिकली रेमेडीज होती है, जिसमें से रेस्किशन, क्वांटम मेरिट एंड डैमेजेस हमारा हो गया था। 2 टॉपिक हमारा रह गया था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शन। तो पहले हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट विद आवर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो आज की क्लास में हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी कंप्लीट हो जाएगा एंड देन कल की क्लास में हम करेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है मैम, तो चलिए पहले हम रिवाइज कर लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो उसके लिए रेमेडीज क्या क्या मिलती है, यानी कि हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। और जो पार्टी ब्रीच करती है उस पार्टी को हम बोलते हैं गिल्टी या डिफॉल्टिंग पार्टी। जिस पार्टी की गलती नहीं होती है उसको बोलते हैं हम इंजर्ड या फिर अग्रीव पार्टी। और इंजर्ड पार्टी के पास ये 5 रेमेडीज अवेलेबल रहती है। फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, रेस्किशन, कि सामने वाले ने पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, अब आपको भी अपना पार्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप भी कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइन कर दो, रेसाइन कर दो। और अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है, इन दैट केस यू आर लायबल टू रीस्टोर दैट बेनिफिट। मतलब अगर सामने वाली पार्टी ने आपको शादी के लिए ऑफर दिया था, आपने एक्सेप्ट कर लिया था और उसने आपको एक अंगूठी रिंग दे दी थी, और फिर सामने वाली पार्टी ने ऑफर तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, शादी के लिए मना कर दिया, तो आप भी उस शादी को तोड़ दो पहले तो, लेकिन जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी आपको बेनिफिट मिला था, जो रिंग मिली थी, वो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी, रीस्टोर करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑप्शन अग्रीव पार्टी के पास है कि इट नीड नॉट परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन, इट कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। एंड सेकेंडली, अगर उसको कोई बेनिफिट मिलता है तो अग्रीव पार्टी हैज टू रीस्टोर द बेनिफिट। इजी। सेकेंडली हमने देखा था स्यू फॉर डैमेजेस। व्हाट डू यू मीन बाय डैमेजेस? कि भैया हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझे बोला था कि आप मुझे एक सीमेंट की बोरी 100 रुपए में दोगे, बहुत कम हो गया बट मुझे रेट नहीं पता, ठीक है, अज्यूम मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था एक सीमेंट के सेलर से, श्री सीमेंट से मैंने किया था, और श्री सीमेंट ने मुझे बोला था कि वो मुझे एक बोरी सीमेंट 100 रुपए में देगा। और क्योंकि अचानक से उनके उसके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से मुझे कहीं और से मार्केट से जाके सीमेंट खरीदनी पड़ी, और वो मुझे पड़ी 120 रुपए की। तो यहाँ मेरे को 20 रुपए का लॉस हो रहा है ना, क्यों? उसके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ता तो मुझे वो सीमेंट की बोरी 100 रुपए में मिल जाती, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट के तोड़ने की वजह से अब वो मुझे महंगे में खरीदनी पड़ी, 120 रुपए में खरीदनी पड़ी। तो 20 रुपए का जो मेरा लॉस हुआ है, जो मेरा डैमेजेस हुआ है, जो मेरा नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, उसको मैं किससे रिकवर करूंगी? उसी से, श्री सीमेंट से करूंगी। उसको बोलूंगी कि तुम्हारे ब्रीच करने की वजह से मेरे को 20 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो ये 20 रुपए तुम दोगे मुझे। लेकिन मैं डायरेक्टली उसको जाके नहीं बोल सकती। अगर मुझे डैमेजेस चाहिए होता है यानी अपने नुकसान की भरपाई करवानी होती है, तो उसके लिए मुझे उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस करना होता है। इसीलिए हम बोलते हैं स्यू फॉर डैमेजेस। क्यों? डैमेजेस ले सकते हो आप, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा? ये फाइनली कोर्ट डिसाइड करेगा। यू कैन स्यू मीन्स कोर्ट में केस कर सकते हो टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। सो व्हाट डू मीन बाय डैमेजेस मैम? हमें जो भी नुकसान होता है, हमें जो भी लॉस होता है, उसके लिए जो हमें कॉम्पेंसेशन मिलता है, एंड वो कॉम्पेंसेशन पैसे के भाव में होता है यानी मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन होता है, उसको हम बोलते हैं डैमेजेस। तो व्हाट यू मीन बाय डैमेजेस मींस मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन फॉर द लॉस सफर्ड। हमें जो लॉस हुआ है उसके लिए जो हमें मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन मिलता है उसको बोलते हैं डैमेजेस। एंड यही सिंपल सी बात है, डैमेजेस का जो फंडा है, जो लॉजिक है, वो सामने वाले को उसके लॉस के लिए कंपेंसेट करने का है, पनिश करने के लिए नहीं है ये। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन डैमेज एंड डैमेजेस। सुनने में तो दोनों एक जैसा लग रहा है, बट मैम डैमेज और डैमेजेस एक जैसा नहीं होता है। आपको जो नुकसान होता है एक्चुअल में उसको बोलते हैं आपको वो डैमेज हो गया, आपका जो नुकसान हो गया उसको बोलते हैं डैमेज हो गया। तो योर लॉस इज नोन एज डैमेज, बट उस लॉस के लिए जो आप मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन सामने वाले से क्लेम कर रहे हो, तो उस मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन को बोलते हैं डैमेजेस। तो डैमेज के वजह से हमें डैमेजेस मिलती हैं। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन डैमेज एंड डैमेजेस। डैमेज यानी जो आपको नुकसान हो गया और उस नुकसान के लिए आप जो कॉम्पेंसेशन चाह रहे हो वो कॉम्पेंसेशन हो जाएगा डैमेजेस। तो डैमेज मतलब लॉस, और उसके लिए जो आपको मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन, पैसे के भाव में जो कॉम्पेंसेशन मिलता है, दैट इज योर डैमेजेस। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा था स्यू फॉर क्वांटम मेरिट, जिसमें मैंने नेहा कक्कड़ का एग्जाम्पल दिया था। मैंने आप लोग को बताया था कि अगर मुकेश अंबानी ने नेहा कक्कड़ को हायर किया कि तुम लगातार 1 हफ्ते तक मेरे यहाँ गाना गाओ,
और नेहा कक्कड़ ने 3 दिन गाना गा लिया और बीच में ही मुकेश अंबानी ने ब्रीच कर दिया, तो नेहा कक्कड़ कोर्ट में जाके रोएगी नहीं क्या कि मैं यार मैंने 3 दिन तो गाना गाया, 3 दिन का पैसा तो दो मेरे को, तो 3 दिन का पैसा तो उसको देना पड़ेगा ना। इसको बोलते हैं क्वांटम मैरिट। क्वांटम यानी जितना मैंने कमा लिया है, जितने की मैंने सर्विस दे दी है, उतना तो मेरे को पैसा दे दो जितना मैंने अर्न कर लिया है, विच मीन्स एज मच एज मेरिटेड और एज मच एज अर्नड। और ये पेमेंट हमेशा इसका प्रोपोर्शन में होता है कि आधा काम कर लिया तो ठीक है, आधा आधा पैसा दे दो। अगर मान के चलो उसको 6 दिन गाना गाने के लिए 1 लाख रुपए देने का था, लेकिन उसने 3 दिन गाना गाया, 3 दिन नहीं गाया, उससे पहले ही ब्रीच हो गया, तो भैया आधा पैसा तो दो। 6 दिन का तुम 1 लाख देने वाले थे, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे 3 दिन का कितना हुआ, 50,000। तो 3 दिन उसने गाना गाया तो कायदे से अब आपको उसको 50,000 देना पड़ेगा। लेकिन मैम ये भी हम सामने वाली पार्टी से डायरेक्टली जाके नहीं मांग सकते, हमें कोर्ट में केस करना होता है, तो इसीलिए बोलते हैं हम कोर्ट में केस कर सकते हैं फॉर क्वांटम मैरिट। मतलब नेहा कक्कड़ कोर्ट में केस कर सकती है फॉर क्वांटम मैरिट। नेहा कक्कड़ कैन स्यू फॉर क्वांटम मैरिट। क्या, क्यों? क्योंकि उसने आधा काम तो कर दिया है, तो भाई जितना आधा काम उसने कर दिया उसका पैसा तो उसको मिलना चाहिए जितना उसने कमा लिया है। इसी को बोलते हैं एज मच एज मैरिटेड और एज मच एज अर्नड। ये भी हमारे पास रेमेडी होती है, इसके लिए भी हम कोर्ट में केस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैम स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एकदम सीधी बात, नो बकवास, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। देखो क्या होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में, अगर वो सामने वाली पार्टी जो परफॉर्म करने वाली है उससे आपका कुछ अलग ही लगाव है, तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं कि तुमने जो वादा किया वही निभाओ, मेरे को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो जो तुमने वादा किया था वही चाहिए, मुझे ब्रीच नहीं चाहिए। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी जो क्रिकेट टीम है, राइट, मान के चलो धोनी का बैट है, धोनी ने अपना बैट आपको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट, और आपको धोनी से बहुत ज़्यादा प्यार है, एकदम डाई हार्ट फैन बोलते हैं ना धोनी के, वैसे भी बहुत फैन है, फैन पंखे, ठीक है। तो मान के चलो आप एकदम डाई हार्ट फैन है ना, आप मर रहे थे धोनी का एकदम बैट खरीदने के लिए, और आपने उसके लिए बोला जितनी रकम बोलोगे तुम उतनी देंगे हम, 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जितना बोलेंगे उतना देंगे। मान के चलो आपने धोनी का बैट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया 2 करोड़ में, और आप इतना ज्यादा खुश हो गए कि उससे आपका इमोशनल अटैचमेंट था उस बैट से। अब अगर धोनी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो क्या उस बैट की कीमत कोई मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन पूरा कर पाएगा? द आंसर इज नो। तो इस तरह के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कोर्ट को जेन्युइन लगता है तो यू कैन स्यू, यू कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि नहीं यार मेरे को बैट ही चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, इसको बोलो जो वादा किया वो निभाए। इसने बोला था मुझे बैट बेचेगा, तो इसको बोलो मुझे बैट ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, हम जिद पर जाते हैं हमको यही चाहिए, तो जब हम जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो वादा किया था हमें वही चाहिए, हमें कोई कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस आपने बोला था हमें स्पेसिफिक वही परफॉर्मेंस चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने अग्री किया था कि ये काम करोगे वही काम करो, जो वादा किया उसको निभाओ। और ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड रहता है? ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड नहीं रहता है, सिर्फ कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड रहता है जहां मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन एडिक्वेट नहीं होता है। यानी कि मुझे अगर आप 10 करोड़ का भी मेरे को आप कॉम्पेंसेशन दे दोगे ना, वो मेरा जो लॉस हुआ है, मेरा जो इमोशनल लॉस हुआ है उसको पूरा नहीं कर पाएगा। क्यों? मेरे को नहीं चाहिए पैसे, मेरे को धोनी का बैट ही चाहिए, ठीक है। सो मॉनेटरी कंपेंसेशन यहाँ एडिक्वेट होगा ही नहीं मुझे रिलीफ देने के लिए। मेरे को जो नुकसान हुआ है, मेरे को इमोशनल नुकसान हुआ है, तो मेरे इमोशनल लॉस को कंपेंसेट वो पैसा कर ही नहीं पाएगा। मेरे इमोशनल लॉस को क्या कंपेंसेट कर पाएगा? वो बैठ ही। तो इस तरह के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कोर्ट को सही लगता है तो आप कोर्ट में केस करो, और अगर कोर्ट को सही लगेगा तो वो सामने वाली पार्टी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देगा कि नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। क्यों? तुमने जो वादा किया वो तुमको निभाना पड़ेगा। तुमने वादा किया था कि तुम बैट बेचोगे, अब तुमको बैट बेचना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब कोर्ट ऑर्डर किया करता है कि जो तुमने वादा किया था उसको निभाओ, जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट करके परफॉर्म करने का वादा किया था, यू हैव टू एक्चुअली कैरी आउट दैट परफॉर्मेंस। सो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन्स एक्चुअली carrying out the contract which is agreed, and in case of those contract where monetary compensation is not adequate relief। ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलता है? जनरली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में जहां मॉनेटरी कंपेंसेशन एडिक्वेट नहीं होता है। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट इज मैम लास्ट रेमेडी इज स्यू फॉर इंजंक्शन। व्हाट डू मीन बाय इंजंक्शन? इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर लगाना। देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो तब होता है जब आप कुछ करने का वादा करते हो और कोर्ट बोलती है जो आपने करने का वादा किया था उसको पूरा करो।
उसका जस्ट ऑपोजिट होता है इंजंक्शन। इंजंक्शन कब होता है? जब आपने वादा किया है कुछ ना करने का, तो कोर्ट आपके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा सकती है कि आपने वादा किया था ये काम नहीं करोगे, तो अब आप इसको नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी और नेहा कक्कड़ के बीच में एक बॉन्ड साइन हो गया था, जिसमें नेहा कक्कड़ ने बोला था कि सर, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं अब से जब भी गाना गाऊंगी मैं आप ही के प्लेटफॉर्म में गाना गाऊंगी, मैं कहीं और जाके गाना नहीं गाऊंगी। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ नेहा कक्कड़ ने क्या वादा किया? नेहा कक्कड़ ने वादा किया कि अगर आप मुझे साल भर का 50 करोड़ दोगे तो मैं सिर्फ आपके यहाँ गाना गाऊंगी, आपके यहाँ छोड़ के और किसी के यहाँ गाना नहीं गाऊंगी। तो यहाँ नेहा कक्कड़ क्या करने का प्रॉमिस कर रही है? कुछ करने का नहीं, कुछ नहीं करने का प्रॉमिस कर रही है। क्या? कि मैं कहीं और गाना नहीं गाऊंगी, कहीं भी और गाना नहीं गाऊंगी। अब अगर नेहा कक्कड़ इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करती है, दैट इज वो अगर कहीं और जाके गाना गा लेती है, तो मुकेश अंबानी कोर्ट में स्यू कर सकता है फॉर इंजंक्शन, और कोर्ट नेहा कक्कड़ को इंजंक्शन ऑर्डर दे सकता है, स्टे ऑर्डर दे सकता है कि आपने वादा किया था ये काम नहीं करोगे, आपने बोला था ये काम नहीं करोगे, तो हम आपको रोक लगाते हैं, हम आपको प्रोहिबिट करते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। कोर्ट नेहा कक्कड़ को इंजंक्शन ऑर्डर लगा सकती है कि आप किसी और के यहाँ गाना नहीं गा सकते, क्योंकि आपने मुकेश अंबानी को वादा किया है और उसके बदले में आपको पैसा भी मिल रहा है, तो अब आप किसी और के यहाँ गाना नहीं गा सकते। तो व्हाट डू मीन बाय इंजंक्शन? मतलब स्टे ऑर्डर लगाना। अगर आपने प्रॉमिस किया है कोई काम नहीं करने का, तो कोर्ट आपके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा सकती है। आपने वादा किया था ये काम नहीं करोगे, तो अब आप उस काम को नहीं कर सकते। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। तो व्हाट डू मीन बाय स्यू फॉर इंजंक्शन? इंजंक्शन यानी कि स्टे ऑर्डर लगाना, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू प्रोहिबिट अ पर्सन टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट विच अ पार्टी हैज प्रॉमिस नॉट टू डू। अगर पार्टी ने प्रॉमिस किया है कोई काम नहीं करने का, तो कोर्ट उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा सकती है कि आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद ने प्रॉमिस किया है। तो ये बेसिकली 5 रेमेडीज है विच इज अवेलेबल टू द अग्रीव पार्टी: रेस्किशन, sue for damages, sue for quantum merit, sue for specific performance, and sue for injunction. I hope everybody is crystal clear. So in today's class we are going to start with our new topic which is contract of indemnity. एंड बेसिकली ये हमारा पार्ट बी कह लो। क्यों? क्योंकि डे 1 में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि बेसिकली आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में कुछ स्पेसिफिक जनरल प्रोविजंस हैं, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड बाद वाले पार्ट में कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स है। जैसे मैडम मैंने आपको बताया था, ये हमारी डे 1 का नॉलेज है। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक में कुछ जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में दिया हुआ है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड जनरल रूल्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। ये तो रिपील हो गया था। उसके बाद सेक्शन 124 से लेके 238 तक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में दिया हुआ है। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। बेलमेंट और प्लेज आपके कोर्स में नहीं है, इंडेमनिटी, गारंटी और एजेंसी आपके कोर्स में है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो बेसिकली दिस इज योर सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड पार्ट विच इज इंडेमनिटी गारंटी। इंडेमनिटी गारंटी बहुत छोटू सा टॉपिक है, आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन 2 क्लासेस लगेंगी हमें एजेंसी को करने में। तो नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम एजेंसी कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लास्ट 3 क्लासेस में पूरा बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी विच इज सेक्शन नंबर 124। ओके, चलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सबसे पहले इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? मैम अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी को अलग अलग कर दूं तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो आपको पता है, अब आपके लिए इंडेमनिटी एक नया वर्ड होगा। तो मैम मैं आपको सबसे पहले बेसिक मतलब बताती हूँ इंडेमनिटी का। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि सामने वाले के नुकसान की भरपाई करना, सामने वाले के नुकसान की भरपाई करना। अगर किसी को कुछ नुकसान हो गया है और आप प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा, तो उसको बोलते हैं कि आप सामने वाले को इंडेमनिफाई कर रहे हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो अब अंग्रेजी में बोले तो इंडेमनिटी मतलब टू मेक गुड द लॉस, टू मेक गुड द लॉस या फिर टू कंपेंसेट फॉर द लॉस। सामने वाले को जो लॉस हुआ, नुकसान हुआ, उसको कंपेंसेट करना, उसको गुड करना, उसकी भरपाई करना, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये तो हुआ एकदम बेसिक मतलब। अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं मैम, एग्जांपल से समझते हैं, इंश्योरेंस का एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए ये है इंश्योरेंस कंपनी और ये है हमारे मुकेश अंबानी का प्यारा सा बंगला। इस बंगले का नाम आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो चाटा पड़ेगा। मुकेश अंबानी के बंगले का नाम बहुत फेमस है, कमेंट करके बताना कि मुकेश अंबानी के बंगले का नाम क्या है, ठीक है।
और अगर नहीं कमेंट किए तो मैं समझ जाऊंगी आप लोगों को पता ही नहीं है, और मेरे को देखना है किसको किसको पता है मुकेश अंबानी के बंगले का नाम। तो चलिए, आई होप मैं क्लास में बता ना दूं, ये मुकेश अंबानी और ये मुकेश अंबानी का प्यारा सा बंगला है। अब क्या हुआ, मुकेश अंबानी ने कॉन्ट्रैक्ट किया इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस का, और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिसाइड हुआ कि मुकेश अंबानी तो क्या देगा, प्रीमियम देगा, और बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने ये प्रॉमिस किया, इंश्योरेंस कंपनी ने बेसिकली फायर इंश्योरेंस दिया मुकेश अंबानी के घर को, और ये बोला कि अगर आपका घर आग के वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, अगर आपके घर में आग लग जाती है और उससे आपको नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसके बीच में, इंश्योरेंस कंपनी और मुकेश अंबानी के बीच में, फायर इंश्योरेंस का, एंड जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया कि अगर आपको आग लग गई और उसकी वजह से आपको नुकसान हो गया तो उस नुकसान की भरपाई हम करेंगे, चिंता मत करो। तो ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है ये एक एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी वादा कर रही है कि हम आपके नुकसान की भरपाई करेंगे, और इंडेमनिटी को क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी का भी तो मतलब वही होता है कि सामने वाले के नुकसान की भरपाई करना। सो दिस इज अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब इसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से आप दो टर्म को समझने वाले हैं, वन इज इंडेमनीफायर, अनदर इज इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर कौन होता है मैम, वो बंदा जो प्रॉमिस करता है नुकसान की भरपाई करने के लिए कि अगर आपका नुकसान हो गया तो हम भरपाई करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम इंडेमनीफायर या प्रॉमिसर। क्यों? क्योंकि वो वादा करता है कि आप चिंता मत करो, अगर आपका नुकसान हो गया तो हम भरपाई करेंगे। तो ऐसा बंदा जो प्रॉमिस करता है नुकसान की भरपाई करने का, दैट इज इंडेमनीफायर। एंड जिस बंदे को वादा मिलता है उसको बोलते हैं इंडेमनीफाइड। जिस बंदे के लॉस के लिए उसको कंपेंसेट किया जाता है उसको बोलते हैं इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, एंड ही इज ऑल्सो द प्रोमिसी। तो आपको ये दो टर्म समझ में आया मैम, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो बंदा प्रॉमिस करता है कंपेंसेट करने के लिए उसको बोलता है इंडेमनीफायर, एंड जिसको प्रॉमिस किया जाता है उसको बोलता है इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। अब एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है मैम, ये जो इंडेमनीफायर प्रॉमिस करता है लॉस के लिए कंपेंसेट करने के लिए, वो लॉस जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसर के ही वजह से हो, वो लॉस प्रॉमिसर की वजह से भी हो सकता है, वो लॉस किसी और पर्सन की वजह से भी हो सकता है। जैसे मान के चलो यहाँ कोई ऐसे घूमते फिरते कोई बंदा आ रहा था, उसको मुकेश अंबानी पसंद नहीं था, तो उसने क्या किया, मस्त पेट्रोल वेट्रोल छीट के मुकेश अंबानी घर में आग लगा दी। तो ये जो आग लगी ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से लगी, फर्क नहीं पड़ता हमें मैम, आग किसी की वजह से भी लगे, इंश्योरेंस कंपनी की वजह से लगे, थर्ड पार्टी की वजह से लगे, मुकेश अंबानी की वजह से लगे, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि मैं तुम्हारे लॉस की भरपाई करूंगा तो वो लॉस की भरपाई करेगा, डजंट मैटर द लॉस इज कॉज्ड बाय प्रॉमिसर और एनी अदर थर्ड पार्टी। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ये जो ब्लैक वाला बंदा है ये इस नीले वाले बंदे को बोल रहा है कि भाई एक काम कर, तू पैसे लगा स्टॉक मार्केट में। मान के चलो उसको एकदम सड़ियल सड़ियल धोखा देने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करा दिया, यस बैंक डीएचएफएल, और उसको बोल दिया भाई तू यस बैंक डीएचएफएल में पैसा लगा दे, मैं गारंटी लेता हूँ। गारंटी नहीं, तू लगा ना पैसा, और फिर ये बोलेगा यार मेरे को डर लग रहा है अगर पैसे डूब गए तो ये इंडेमनीफायर ने बोला अच्छा एक काम कर, तू लगा पैसे, अगर तेरे को कोई नुकसान होता है तो तेरा भाई भरपाई करेगा, मैं भरपाई करूंगा तेरे लॉस की, प्रॉफिट हुआ तो तेरा, नुकसान हुआ तो मेरा। उसने बोल दिया भाई चल तू 1 लाख रुपए लगा दे यस बैंक में, अगर तेरा नुकसान हुआ ना तो उस नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इंडेमनिटी का। बस यही होता है इंडेमनिटी मैम, नाम नाम के ऊपर मत जाओ, नाम तो बहुत खतरनाक है लेकिन कंसेप्ट बहुत ईजी है। क्या कि जब भी आप सामने वाले को प्रॉमिस करते हो कि आप उसके नुकसान की भरपाई कर दोगे, दिस इज नथिंग बट इंडेमनिटी, एज इजी एज दैट। तो यहाँ पर ये बंदा अगर इसको प्रॉमिस कर रहा है कि तू इन्वेस्ट कर स्टॉक मार्केट में, अगर तेरे को कोई नुकसान होता है तो मैं भरपाई करूंगा, तो दिस इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और ये बंदा जो प्रॉमिस करता है ये हो गया इंडेमनीफायर, ये बंदा जिसको प्रॉमिस मिल रहा है वो हो गया इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। एकदम इजी, इजी पीजी एग्जांपल समझ में आ गया। चलिए अब एक छोटी सी बात देखते हैं, यहाँ पर आपके मॉड्यूल में एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि इफ द लॉस इज कॉज्ड by events or accident which does not depend on the conduct of party, it cannot be reimbursed or indemnified under the contract of indemnity। इसका मतलब ये है अगर किसी ऐसे काम के वजह से लॉस हो गया जिसमें
पार्टीज का कंट्रोल ही नहीं था, मतलब पार्टीज हैव नो कंट्रोल ओवर दैट एक्ट। जैसे एक्ट ऑफ गॉड यानी आंधी आ गई, तूफान आ गई या अंबर गिर गई, जो भी आंधी आई, तूफान आए या अंबर गिर जाए, अगर ये सारा हो गया उसकी वजह से उसकी बिल्डिंग गिर गई, तो उस केस में इंडेमनिफायर कंपेंसेट करने के लिए लायबल नहीं होता है। उस केस में अगर आपने इंश्योरेंस भी लिया है और अगर एक्ट ऑफ गॉड या कोई ऐसे काम की वजह से आपका नुकसान हो गया जिसमें दोनों पार्टीज का कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनियां इंडेमनिफायर कंपेंसेट नहीं करती है। फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई ऐसा काम हो जाता है जिसमें पार्टी का कंट्रोल नहीं है, तो उस केस में इंडेमनिफायर उसकी भरपाई नहीं करती है। और एक मूवी थी परेश रावल की, वो जिसमें वो गाना आता है ना, अक्षय कुमार, ओ माई गॉड मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर से देखना, बहुत ही प्यारी अच्छी मूवी है। ओ माई गॉड अगर आप देखेंगे ना तो ओ माय गॉड में वही हुआ था कि परेश रावल की बिल्डिंग किसी अर्थक्वेक या कुछ आने की वजह से उसकी बिल्डिंग गिर जाती है, और उस बिल्डिंग का उसने इंश्योरेंस लिया रहता है, उसकी दुकान का इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है कंपेंसेशन देने से, ये बोल के कि भाई ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें थोड़ी हमारा कोई कंट्रोल है, इसमें थोड़ी आपको कोई कंट्रोल है, इस केस में इंडेमनिटी इसको नहीं माना जाएगा और हम बिल्कुल भी आपके नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल एंड यहाँ हमारा कंप्लीट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इतना ही पढ़ना है, हाँ इतना ही पढ़ना है, इतना ही समझना है आपको। सबसे पहले तो समझना है इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है। दूसरा, इंडेमनिटी किसकी वजह से लॉस हो तो भरपाई होती है, चाहे प्रोमिसर चाहे एनी अदर पर्सन। तीसरा, इंडेमनीफायर कौन होता है और इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है। और चौथा, क्या एक्ट ऑफ गॉड या ऐसे कोई काम कर जिसमें पार्टीज का कंट्रोल नहीं है उसमें कंपेंसेशन मिलता है। द आंसर इज नो। बेसिकली ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है। पांचवा सेक्शन इज 124। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। योर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब मैम व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में दिया हुआ है सेक्शन नंबर 126 में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब इसको हम एक बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इस एग्जाम्पल को आप लोग रियल लाइफ में रिलेट भी कर पाएंगे क्योंकि विजय माल्या एक्चुअल में एसबीआई का पैसा खा के भाग रखा है यूके में। ठीक है, सो मान के चलो कि अब एक बंदा है जिसका नाम है विजय माल्या। विजय माल्या को चाहिए था लोन यानी उधार, तो वो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसने बोला कि भाई बैंक, मुझे ना 5,000 करोड़ का लोन चाहिए, 5,000 CR का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2 मिनट तक ऐसे सोची, फिर जोड़ी घटाई गुणागार की और फिर बोली कि अगर आपने पेमेंट नहीं दिया तो हम किसको पकड़ेंगे। तो विजय माल्या टेंशन में आ गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि हमें गारंटी चाहिए किसी थर्ड पार्टी की, कोई थर्ड पार्टी हमें गारंटी देगा कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो कहीं और से हमें पैसा मिल जाएगा, तभी हम आपको लोन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो विजय माल्या रोते रोते अपने दोस्त के पास गया। कौन सा दोस्त, मोदी। ठीक है, विजय माल्या रोते रोते अपने दोस्त के पास गया और मोदी को बोला उसने, मोदी मोदी यार एक दिक्कत का काम आ गया यार, मेरे को पैसों की अर्जेंट जरूरत है और बैंक बोल रहा है कि बैंक को गारंटी चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई और दोस्त नहीं है गारंटी देने के लिए, तुम मेरे बिहाफ में गारंटी दे दोगे क्या। तो मोदी ने बोला क्यों टेंशन लेता है, दोस्त है तू अपना, मैं अपुन देगा गारंटी, हम देंगे गारंटी। तो मोदी ने हाँ बोल दिया। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ इस केस में, मोदी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गारंटी दिया और बोला कि तू मेरे भाई को लोन दे, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर उसने पैसा रीपे नहीं किया तो मैं पे करूंगा अपने जेब से। तो यहाँ क्या हुआ मैम, जैसे ही मोदी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गारंटी दी ना, तो यहाँ पर मोदी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जब कोई बंदा गारंटी देता है किसी और के लोन के लिए, किसी और के काम के लिए, किसी और के काम के लिए एक बंदा जब गारंटी देता है तो उसे बोलते हैं हम गारंटर। और बेसिकली जो लोन लेता है उसको बोलते हैं डेटर। अकाउंट्स का नॉलेज 11वीं 12वीं का अकाउंट्स भूल नहीं जाना रे, 11वीं 12वीं का नॉलेज। तो यहाँ क्या होता है, जो बंदा लोन लेता है उसको बोलता है डेटर, यानी उसको अब पेमेंट करने का है, उसको लोन रीपे करने का। और जो बंदा लोन देता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर।
और जो बंदा गारंटी देता है उसको बोलते हैं गारंटर या फिर श्योरिटी। दो नाम है भैया, नाम अलग पहचान एक, नाम अलग पहचान एक, मतलब एक ही होता है। जो बंदा गारंटी देता है उसका दो नाम है, वन इज गारंटर एंड अनदर इज श्योरिटी। श्योरिटी, श्योरिटी क्यों? क्योंकि वो श्योरिटी देता है कि ठीक है अगर ये नहीं दिया ना तो मैं अपनी जेब से दूंगा। गारंटी देता है इसलिए उसको बोलते हैं गारंटर या श्योरिटी। आई होप ये पूरे एग्जांपल से आपको समझ में आ गया है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? मैम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मतलब जब हम डेटर के बिहाफ में, डेटर के बिहाफ में हम कौन? मोदी। जब हम डेटर के बिहाफ में क्रेडिटर को गारंटी देते हैं तो इन दोनों के बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एंड हु आर द पार्टीज? यहाँ पर ये बंदा गारंटी दे रहा है, किसको दे रहा है? इसको। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्रेडिटर और मोदी के बीच में, जिसमें जो गारंटर है वो बोलता है कि डेटर का जो भी लोन है ना उसके बिहाफ में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बार देख लेते हैं व्हाट यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मतलब टू परफॉर्म अ प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। यहाँ थर्ड पर्सन कौन है? यहाँ थर्ड पर्सन है विजय माल्या। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली अगर एकदम ऑन द फेस देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मोदी गारंटर और क्रेडिटर के बीच में। तो थर्ड पर्सन कौन है? विजय माल्या। तो मोदी यहां बोल रहा है कि अगर विजय माल्या ने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो मैं उसकी भरपाई करूंगा, मैं उसके बदले उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दूंगा अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये कहां दिया हुआ है मैम? सेक्शन 126 में दिया हुआ है। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म अ प्रॉमिस और टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर उसने अपना वादा नहीं निभाया तो उसकी जगह मैं निभाऊंगा। अब दूसरी बात आपको पता चली चुकी है कि इसमें तीन पार्टी होती है, वन इज गारंटर एंड श्योरिटी। जो गारंटी देता है, हु गिव्स गारंटी? प्रिंसिपल डेटर जिसके बिहाफ में गारंटी मिलती है और क्रेडिटर जिसको गारंटी मिलती है, टू हुम गारंटी इज गिवन। मोदी गारंटी किसको दे रहा है? क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर कौन हो जाएगा? टू हुम गारंटी इज गिवन, जिसको गारंटी मिलती है। और प्रिंसिपल डेटर कौन हो जाएगा? जिसके बिहाफ में गारंटी दे रहे हैं। विजय माल्या के बिहाफ में मोदी गारंटी दे रहा है तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल डेटर है वो कौन हो जाएगा? जिसके बिहाफ में गारंटी दे रहे हैं, यानी फॉर होम गारंटी इज गिवन। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। अब सवाल ही उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओरल में होना चाहिए कि रिटर्न में होना चाहिए। तो इंडियन लॉ में लिखा है इट कैन बी ओरल और रिटर्न। और ये कहाँ लिखा है मैम? ये लिखा है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि इट कैन बी ओरल और रिटर्न, बट इंग्लिश लॉ में इट शुड ओनली बी रिटर्न। अब मैं आपको एक बात बताऊं मैम, जैसे अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो अगर किसी दूसरे एक्ट में लिखा है कि जो लोन अग्रीमेंट है और जो गारंटी अग्रीमेंट है वो रिटर्न में होना चाहिए, अगर किसी दूसरे एक्ट में लिखा है देन इट शुड बी रिटर्न। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा बिल्कुल कभी नहीं बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में ही होना चाहिए। रिटर्न में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये स्पेसिफिकली अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो स्पेसिफिक लॉज होते हैं उनमें स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए गए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नेवर सेज इट शुड ओनली बी रिटन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत सिंपल सा बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बेसिक एक्ट है जो ये बोलता है कि हाँ ओरल भी हो सकता है रिटन भी हो सकता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है इट कैन बी ओरल और रिटन, बट इंग्लिश लॉ में लिखा हुआ है कि इट शुड बी रिटन ओनली। इतना समझ में आया? अब एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर क्या हो रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन दे रही है प्रिंसिपल डेटर को, विजय माल्या को। विजय माल्या को क्या मिल रहा है? लोन। बदले में स्टेट बैंक को क्या मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है वो लोन ले रहा है तो इंटरेस्ट देगा। तो यहाँ पर विजय माल्या को क्या मिल रहा है? लोन। स्टेट बैंक को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। अब यहाँ पर ये क्या, ये तो सिर्फ गारंटी दे रहा है, क्या मोदी को बदले में कुछ मिल रहा है? नहीं मैम, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है। ये जो मोदी है वो तो सिर्फ गारंटी दे रहा है, क्या बदले में उसको कुछ मिल रहा है? नहीं मैम, और बदले में कुछ नहीं मिल रहा तो कंसिडरेशन ही नहीं है। और आप लोग बोलेंगे मैम अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 देयर मस्ट बी कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 में लिखा है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है, और अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ देवी और सज्जनों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, कंसिडरेशन फॉर गारंटर इज नॉट नेसेसरी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ विजय माल्या को तो कंसिडरेशन मिल रहा है, विजय माल्या को तो कंसिडरेशन मिल रहा है, क्या लोन मिल रहा है? तो जो प्रिंसिपल डेटर को जो कंसिडरेशन मिल रहा है ना उसी को मोदी के लिए भी कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। यानी कि
विजय माल्या को जो कंसिडरेशन मिल रहा है विच इज लोन, उसी को मोदी का भी कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। अगर गारंटर और श्योरिटी को, गारंटर को अलग से कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है तो दैट इज ऑल्सो ओके, चलेगा। क्यों? क्योंकि ये माना जाएगा कि विजय माल्या को जो कंसिडरेशन मिल रहा है दैट विल बी सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर मोदी ऑल्सो। क्यों? क्योंकि विजय माल्या के ही बोलने से मोदी जी क्या कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। समझ में आई ये बात? तो यहाँ पर देखो मैंने इसी पॉइंट को हाईलाइट करके ग्रीन में लिखा हुआ है कि नो सेपरेट कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज कंसिडरेशन गिवन टू प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट। जो प्रिंसिपल डेटर को कंसिडरेशन दिया है दैट इज सफिशिएंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अलग से कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ कंप्लीट होता है मैम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इतना ही है, हाँ बस इतना ही है। समझ गए आप? बेसिकली ये देखो, ये जो आप सिनेरियो है अगर ये आप समझ जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपके मुट्ठी में हो जाएगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बुक में ऐसे 2 लाइन का पैराग्राफ दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में, लेकिन उसको पढ़ के आपको कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने उसको ऐसे इंटरेस्टिंग फॉर्म में पॉइंटर्स में बनाया है और ये एग्जाम्पल आपके लिए बनाया है इजी सा, ताकि आपको तुरंत दिमाग में फिट हो जाए। और जब आप किसी चीज को पिक्टोरिकल वे में पढ़ते हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में, तो वो आपको जल्दी याद होती है। इसलिए मैं यहाँ जो भी एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको पिक्चर्स के फॉर्म में देती हूँ। आप देखे होगे जैसे आप मूवी देखने जाते हो और आप कोई बुक पढ़ते हो तो मूवी आपको ज्यादा दिमाग में रहती है। क्यों? क्योंकि वो हम वीडियो के फॉर्म में देखते हैं ना, तो जब हम कोई चीज विजुअल देखते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म तक बैठ जाती है। इसीलिए आई ट्राई टू मेक ऑल योर नोट्स पर्सनलाइज्ड, ताकि आप ये पिक्टोरिकल वे में देखोगे तो कंसेप्ट्स आपके इस तरह से दिल दिमाग सब जगह बैठ जाएंगे कि मरते दम तक नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, सो ये वाला अगर आप नोट से पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, ये जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए अगर इससे आप पढ़ेंगे तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। बिल्कुल भी आपको इस चैप्टर के लिए मॉड्यूल छूने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अब हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी। ओनली लास्ट टॉपिक विल बी लेफ्ट विच इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो चलिए लास्ट टॉपिक करते हैं हमारा डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। अब मैम कुछ कुछ डिफरेंस तो ऐसा है जो आप बिना देखे आंख बंद करके मेरे को बता देंगे। मेरे को बताओ ये गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कितने लोग थे? ये गारंटी था 1 2 3 मैम, एक प्रिंसिपल डेटर, एक क्रेडिटर और एक गारंटर। अब मेरे को बताओ इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में कितने पार्टी थी? मैम 1 2, इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड। तो मिल गया डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर बताओ। अंतर तो इजी है, आप लोग इतना अच्छे से समझ गए हैं कि ये अंतर ना आपके फिंगर टिप्स में हो जाएंगे, फिंगर टिप्स में याद हो जाएंगे आपको। देखो पहला डिफरेंस बहुत इजी है। इंडेमनिटी में मैम सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं, वन इज इंडेमनिफायर इंडेमनिफाइड। और कॉन्ट्रैक्ट गारंटी में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, वन इज श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। क्रिस्टल क्लियर? ओके अब मैम इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में लाइबिलिटी किसकी होती है? नुकसान की भरपाई करना किसकी लाइबिलिटी है? इंडेमनिफायर की है मैम। अगर इसको कोई नुकसान हो गया, अगर इसका बंगला जल भून के राख हो गया तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। लाइबिलिटी किसकी है? इंश्योरेंस कंपनी की। यहाँ पर देखो कि अगर इस बंदे को यस बैंक में इसने डाल दिया पैसे, डीएचएफएल में डाल दिया और सारे पैसे डूब गए, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये बंदा जो होशियार बन के बोला था यस बैंक में लगा दे भाई पैसा। अच्छी कंपनीज बोलना चाहिए इसको, रिलायंस जैसी, अदानी जैसी, कहाँ यस बैंक में लगवा दिया पैसा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर इस बंदे को नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। सो लाइबिलिटी किसकी है भरपाई करने की? इंडेमनिफायर की। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है मैम, दो राय नहीं है। प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है मैम? इंडेमनिफायर की। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मोदी क्या गारंटी लेता है? मोदी ये गारंटी लेता है कि अगर विजय माल्या पैसा नहीं देता है तो मैं दूंगा। मान के चलो ड्यू डेट आ गई तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट थोड़ी मोदी के पास पहुंच जाएगा। मोदी बोलेगा भाई पहले उससे तो मांग, मैंने क्या गारंटी दी थी कि अगर वो नहीं दिया तो मैं दूंगा ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना पैसा लेने के लिए पहले किसके पास जाएगा? पहले वो विजय माल्या के पास जाएगा, और अगर विजय माल्या डिफॉल्ट करेगा ना तब फिर वो मोदी के पास जाएगा। तो मतलब प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? प्राइमरी लाइबिलिटी पे करने की किसकी है? प्राइमरी मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना लोन का पैसा मांगने विजय माल्या के पास जाएगा। तो प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? पहली लाइबिलिटी ऑब्वियसली विजय माल्या की है। अब अगर विजय माल्या डिफॉल्ट करता है तो ना मोदी की लाइबिलिटी बनेगी। तो जो मोदी की लाइबिलिटी है वो सिर्फ सेकेंडरी है। तो आपको ये बात समझ में आई कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में प्राइमरी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होती है और गारंटर की सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। तो अगर लाइबिलिटी की बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तो प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है? प्रिंसिपल डेटर की। और सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी होती है? श्योरिटी की। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। थर्ड पॉइंट मैम,
इंडेमनीफायर नीड नॉट नेसेसरली एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर। जरूरी नहीं है कि यहां पर यही बंदा आके बोलेगा इसको कि यार तू मेरे को प्रॉमिस कर कि मेरे को इंडेमनीफाई करेगा। क्यों? ये बंदा खुद से भी इंडेमनीफाई करने का प्रॉमिस कर सकता है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में बात करें तो इसको मिर्गी नहीं काटी है कि ये खुद से जाके बोलेगा चल तेरे लोन के लिए मैं गारंटी देता हूं। ये गारंटर गारंटी कब देता है? जब उसको प्रिंसिपल डेटर रिक्वेस्ट करता है। प्रिंसिपल डेटर विजय माल्या रोते रोते आएगा, मोदी को रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज मेरे लोन के बिहाफ में गारंटी दे दो, तब जाके मोदी गारंटी देगा। तो जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें जो गारंटर होता है ना, ही एक्ट्स at the request of principal debtor. I hope everybody is crystal clear. Request. Okay, so यहाँ पर देखो गारंटी के केस में लिखा हुआ है कि जो श्योरिटी है वो गारंटी करता है ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। जो श्योरिटी है वो गारंटी देता है ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। लेकिन इंडेमनीफायर जरूरी नहीं है कि इंडेमनिटी डेटर के इंडेमनिटी फाइड या डेटर के रिक्वेस्ट में ही प्रॉमिस करे, वो खुद से भी कंपेंसेट करने के लिए प्रॉमिस कर सकता है। तीन पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट मैम, सेकेंड लास्ट पॉइंट, ये जो है इसमें जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है वो कंटिंजेंट होती है, इट मे और मे नॉट हैपन। जैसे कि यहाँ पर जो है इंश्योरेंस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर आपका बंगला जल गया तो मैं आपको पैसे दूंगा, तो जरूरी नहीं है बंगला जल जाएगा। एंड दिस इज द ओनली इवेंट, बंगला जलना इज द ओनली इवेंट विच विल डिटरमाइन वेदर इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी अराइज होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, और अगर बंगला जलेगा तो फिर इंश्योरेंस कंपनी लॉस की भरपाई करेगी, अगर बंगला नहीं जलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी आएगी ही नहीं। तो यहाँ पर जो इवेंट है वो कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट यानी फ्यूचर में डिपेंड करेगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है हो, ऐसा भी हो सकता है ना हो। नेक्स्ट इज मैम, जैसे इस केस में ये बंदा तभी ना भरपाई करेगा जब लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो भरपाई करने की जरूरत है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ये जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है ना, ये कंटिंजेंट है, इट मे और मे नॉट हैपन। और यही जो पॉसिबिलिटी है इवेंट, दिस इज द ओनली डिटरमाइनिंग फैक्टर कि इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी आएगी कि नहीं आएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एग्जिस्टिंग डेट और ड्यूटी रहती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में लोन तो एग्जिस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि लोन लिया तो लोन तो ऑलरेडी देयर इज एग्जिस्टिंग लोन एग्जिस्टिंग डेट, देयर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेट, फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लाइबिलिटी तो अराइज होगी प्रिंसिपल डेटर के ऊपर तो होगी। अब अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो गारंटर के ऊपर होगी। लेकिन जो लोन है वो फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो तो एग्जिस्टिंग लोन है, मतलब पहले से यहाँ डेट और लाइबिलिटी होती है। लास्ट पॉइंट मैम, एक छोटा सा बात है कि इंडेमनीफायर यहाँ थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकता, लेकिन जो श्योरिटी है वो थर्ड पार्टी यानी कि प्रिंसिपल डेटर को स्यू कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मोदी के बीच में हुआ था, राइट, जिसमें मोदी ने गारंटी ली थी कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसके लॉस के लिए कंपेंसेट करेगा। लेकिन मान के चलिए कि अब विजय माल्या डिफॉल्ट कर देता है, तो अब एक बार इसको मोदी को पैसे देने पड़ेंगे। मोदी क्या करेगा, 500 करोड़ दे देगा। किसको? मोदी 500 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे देगा। अब मोदी जो है ना वो 500 करोड़ इससे रिकवर कर सकता है, यानी कि अब मोदी कोर्ट में केस कर सकता है, स्यू कर सकता है। मोदी केस में स्यू कर सकता है किसको? थर्ड पार्टी यानी कि प्रिंसिपल डेटर। थर्ड पार्टी क्यों? क्योंकि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट यही दोनों हैं, इसलिए प्रिंसिपल डेटर कौन हो गया? थर्ड पार्टी। तो अब जो मोदी है ना वो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट स्यू कर सकता है अपने पैसे रिकवर करने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो एक बार मोदी से पैसे हड़प लेगी, क्यों? आपने गारंटी किया था कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो आप दोगे, तो आप दे दो, तो एक बार मोदी ने तो अपनी जेब से दे दिया। लेकिन अब बाद में मोदी उस पैसे को विजय माल्या से रिकवर कर सकता है, तो वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकता है। लेकिन ऐसा इंडेमनिटी के केस में अलाउड नहीं है। इंडेमनीफायर ने अगर कोई पैसे दिए नुकसान की भरपाई करने के लिए, अगर मुकेश अंबानी के बंगले में आग लग जाती है और उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने कंपेंसेशन दे दिया, तो अब इंश्योरेंस कंपनी किसी थर्ड पार्टी से वो पैसे रिकवर नहीं कर पाएगी। इंडेमनीफायर कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टी बट श्योरिटी कैन स्यू थर्ड पार्टी। इंडेमनीफायर के एक केस में एक्सेप्शन है, अनलेस देयर इज असाइनमेंट। देयर इज असाइनमेंट मतलब अगर इंडेमनीफाइड अपना राइट दे देता है इंडेमनीफायर को कि ठीक है हमारे बिहाफ में आप केस कर लो, तो उस केस में सिर्फ वो एक्सेप्शन है, उस केस में इंडेमनीफायर केस कर सकता है। अदरवाइज नॉर्मली इंडेमनीफायर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, लेकिन श्योरिटी कर सकता है। So I hope everybody is crystal clear. This was all about remedies and then contract of indemnity, then contract of guarantee and the difference between indemnity and guarantee. ठीक है,
अगर कहीं भी किसी को कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज डू लेट मी नो ओवर सोशल मीडिया। आई विल श्योरली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मैसेज मी, आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ। और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज जरूर से पूछ लें। और अगर आप लोग को मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है और ऐसी फ्यूचर में आप और भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, सो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो, आई श्योरली ट्राई टू क्लियर डाउट्स। विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडे सेशन। टेक केयर, बाय बाय।